कोई भी पीछे जाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, कोई भी पीछे जाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन आज एक नई शुरुआत करके कल एक नया अंत कर सकता है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अमित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके खूबसूरत से बैच नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये दोलन है, और इसकी हमें आज शुरुआत करनी है और हमें कल का इंतजार नहीं करना है, अंत भी इसका हमें आज ही कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करें बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग हर रोज की तरह एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो पेन पेपर उठा लो, हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उनमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद भी अगर कोई डाउट और कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और नहीं है तो फटाफट क्वेश्चंस को सल्टा के आगे बढ़ते चलेंगे अपन। तो अच्छा, हाँ, इसका अपन ने क्रैश कोर्स वाले बैच में इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है, थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब क्या बचा है, सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कशन बचा हुआ है, तो अपन जल्दी जल्दी सल्टाते हैं। तो हमारा लक्ष्य, टुडेज गोल, आज का अपना लक्ष्य है दोलन पर आधारित पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये अपन आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पेन पेपर ले लिया, आवाज आवाज आ रही है आप सभी को क्लियर? तैयार हो एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, एक वस्तु n आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी? तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, इसको याद रखना, टाइम बचेगा एग्जाम में। कि कभी मैं आपसे बोलूं कि जैसे एसएचएम का, सरल आवर्त गति का सामान्यतः समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हमें समय बर्बाद किए बगैर जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, अब ये तो आप जानते हैं। तो यहां पर आप क्या लिखते हैं, जैसे इसका आयाम लिखें, आयाम, तो इस फलन का जो आयाम है वो होगा ए। आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। आप जानते हैं अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं, आयाम। वो कितना है, कैपिटल ए। और हम यहां पर आवृत्ति कहें, या हम कहें यहां पर कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति आप क्या कहते हैं, ओमेगा। ए कितना है, ओमेगा है। और अगर आप रेखीय आवृत्ति निकालना चाहते हैं, रेखीय आवृत्ति, तो रेखीय आवृत्ति और कोणीय आवृत्ति में आप संबंध जानते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2πf, तो आप वो भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कभी आपको समीकरण ऐसे नहीं दिया गया है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी न दे के आपको समीकरण कुछ इस प्रकार से दिया गया है, दैट y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसको किस प्रकार से सल्टाओगे? ठीक है, इस प्रकार से आपको समीकरण दिया गया है। तो देखो डायरेक्ट याद रखना, यहां पर अपन कहेंगे कि अगर इस तरीके का समीकरण दिया है तो आवृत्ति नहीं, पहले आयाम की बात कर लेते हैं। जो आयाम है ये भी सरल आवर्त गति को निरूपित करेगा, जिसका आयाम कितना हो जाएगा, a/2। आयाम आधा, आवृत्ति दोगुनी, आयाम आधा और आवृत्ति दोगुनी। जैसे यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इसका आयाम कितना है, इसका आयाम कितना है, a, आयाम कितना है, a। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सरल आवर्त गति में जो आपको आयाम मिलेगा वो आधा हो जाएगा, और आवृत्ति बेटा, आवृत्ति अभी बताओ कितनी है, या हम कोणीय आवृत्ति की बात कर रहे हैं। कोणीय आवृत्ति अभी ओमेगा है, तो कोणीय आवृत्ति बेटा हो जाएगी दोगुनी, 2 ओमेगा। कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी बेटा, 2 ओमेगा। ठीक है, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं फिर से देख लो, एक एग्जाम्पल लेके भी बता देता हूं, कि हम आपसे कहें कि मान लीजिए y इज इक्वल टू यहां पर 10 साइन 20t दिया गया है, 20 नहीं और कुछ 200t ले लो, क्या ले लो, 200t, और इधर स्क्वायर है, ध्यान देना साइन का क्या है, स्क्वायर है। तो हम कहेंगे क्या ये एसएचएम को प्रदर्शित करेगा, और करेगा तो उसका आयाम वगैरह बताओ। क्या बताओ, आयाम बताओ, आवृत्ति बताओ, आयाम बताओ, आवृत्ति बताओ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयाम की। तो आयाम आप कहेंगे कि जो यहां पर आयाम है उसका आधा, तो यहां पर आयाम कितना है, 10। तो 10 का आधा मेरे गांव में होता है बेटा 5, तो ये कितना आ गया है,
5 आ गया आयाम। और अगर हम बात करें आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति, कोई भी चीज कह लो, कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 2 गुना 2 इंटू अभी जो कोणीय आवृत्ति है वो 2 ओमेगा कह सकते हैं आप। तो 2 और ओमेगा का मान अभी कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, तो ये कितना हो गया, 400। ठीक है, याद रखना, याद रखना। अगर साइन का स्क्वायर आ गया, कॉस का स्क्वायर आ गया, तो आयाम आधा, आवृत्ति दोगुनी। ठीक है, टाइम बचाएगा ये आपका। क्या बचाएगा, टाइम। ठीक है, अच्छा वैसे लिखना चाहें प्रॉपर सॉल्व करके तो देखिए, एक वस्तु n आवृत्ति की सरल आवर्त गति करती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमने कहा कि चलिए y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं a साइन ओमेगा टी। अब स्थितिज ऊर्जा सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है बेटा, याद करो। तो आप कहेंगे सर सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के वाई स्क्वायर। यहाँ पर हमने विस्थापन माध्य अवस्था से विस्थापन कितना लिया हुआ है बाई, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ के बाय स्क्वायर। गतिज ऊर्जा तो आप जानते ही हैं, मैं इधर खोपचे में लिख देता हूं कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है, इसको अपन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये होती हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है। तो देखो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं, तो ये हो गया हाफ के, और यहां पर ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या आ जाएगी, के ए स्क्वायर अपॉन 2। हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। इधर देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो यहां पर साइन का स्क्वायर है लल्ला, ओ मेरे बेटा, यहां पर साइन का क्या है, स्क्वायर। तो हम कहेंगे आवृत्ति, आवृत्ति कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी, आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी। बरोबर, पूरा सॉल्व करके भी बता देता हूं मैं क्यों हो जाता है ऐसा। आवृत्ति कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगर पहले आवृत्ति ओमेगा थी तो नया ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 ओमेगा हो जाएगा। और पहले अगर हम कहें ये कोणीय आवृत्ति है, हम आवृत्ति की बात करें तो एफ न्यू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू पुरानी वाली आवृत्ति। तो पुरानी वाली आवृत्ति बेसिकली शुरुआत में आवृत्ति आपको n दी हुई है बच्चा, तो अभी आवृत्ति हो जाएगी 2n। आवृत्ति कितनी हो जाएगी मित्रों, 2n। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा ये हुआ कैसे, ऐसा हो क्यों जाता है वो भी समझ लो। तो देखो बच्चा, अपन क्या करते हैं, यहां ध्यान देना, अपन जानते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दे लो, ये बहुत काम आएगा, है ना। अभी आप देखोगे पी वाई क्यू ही हम सॉल्व करेंगे तो इसका जरूरत 3-4 सवालों में पड़ जाएगा इसी एक कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसलिए समझ लो। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप बुरा ना मानो तो। और अगर आप बुरा मानते हैं तो मुझे क्लास के बाहर मिलना। हाँ हाँ, चाय पियेंगे बेटा, चाय पियेंगे क्लास के बाहर। मैं साधु आदमी, साधु आदमी, बच्चों को डांटता नहीं हूं। बच्चों को डांटूंगा तो मुझे पाप लगेगा, पाप लगेगा तो नहाना पड़ेगा बेटा, और नहाने में जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से साइन स्क्वायर थीटा का अपन मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा वो आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। बहुत से लोगों को ये सूत्र डायरेक्टली भी याद रहता है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, ये याद रहना चाहिए, ये आसान सूत्र है, तो यहां से अपन ये निकाल सकते हैं। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा सा जमाऊं मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करूं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या हो गया, 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये हाफ हो गया, जो आयाम वाला टर्म है वो हाफ हो गया। और आवृत्ति, इसमें शुरुआत में अगर आवृत्ति थीटा है तो यहां पर कितना आ जाता है, 2 थीटा आ जाता है। कितना आ जाता है, 2 थीटा हो जाता है। तो जो थीटा न्यू है, या हम कहें न्यू आवृत्ति, जो भी कह लो आप इसको, ये 2 थीटा हो गया।
2 थीटा हो गया। और जो आयाम होता है नया आयाम, न्यू, डायरेक्टली याद रखेंगे, ये पुराने वाले आयाम का आधा होता है मित्रों, ऐसा। तो चलो आंसर तो हमें मिल ही चुका था, आप याद रखेंगे इस पॉइंट को, याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है या कॉस स्क्वायर थीटा है तो आयाम हो जाता है आधा, आवृत्ति हो जाती है 2 गुनी। मैं बेटा पूछूंगा बाद में, आप मुझे कहीं भी मिल गए रास्ते में, रेलवे स्टेशन पर आप मुझे मिल गए तो मैं पूछूंगा कि बताओ अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो आयाम कितना हो जाएगा और आवृत्ति कितनी हो जाएगी एसएचएम की। अब देखो बेटा, नीट की मैं बात करूं तो 2022, 21, 20, 19, इनमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं। नीट में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो 15, 16, 17, ये 3-4 साल का जो पीरियड था, इसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे नीट वालों ने, है ना, थोड़े तुलनात्मक रूप से। और उससे पहले भी नीट में क्वेश्चंस आसान ही रहे। तो नीट में बेटा क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो ध्यान देते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, मतलब आपको ध्यान देना होता है कि आपको स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन होते ही नहीं नीट में, क्या करें। हाँ, हो तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन टफ होते हैं तो जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई होती है उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इस सवाल को, एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खिंची है, खिंची खिंची एक खिंची लिखा है, खींची है ना। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारी स्प्रिंग है, सब्जी मंडी से लाए थे, इससे हमने लटका दिया एक द्रव्यमान, हाउ मैनी केजी, 2 केजी। अब अगर हम इस द्रव्यमान को खींच के छोड़ दें तो बताओ ये क्या करेगा, ये डांस करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और इस डांस वाली गति को या इस डांस को अपन क्या कहते हैं, सरल आवर्त डांस, डांस नहीं भाई, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, और सरल आवर्त गति का जो टाइम पीरियड होता है टी, तो टी बराबर मेरे गांव में होता है 2 पाई अंडर द रूट, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, 2 पाई अंडर द रूट एम बाय के, एम बाय के। हमें एम का मान दिया है 2 पाई, अपन जानते हैं के का मान और निकालना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए क्या है, यहां पर आपको बल दिया गया है कि हमने इसको बल लगा के खींचा है, एफ बराबर कितना, 10 न्यूटन, एफ बराबर कितना दिया हुआ बेटा, 10 न्यूटन दिया है। तो इस खोपचे में जरा ध्यान देना, स्प्रिंग के लिए आई एम सो सॉरी, स्प्रिंग का बल अपन जानते हैं F इज इक्वल टू के एक्स होता है। F का वैल्यू कितना है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, के तुम्हारा वैल्यू कितना है हमको फाइंड आउट करना है, x सेंटीमीटर में, ध्यान देना कन्वर्जन ऑफ यूनिट, सेंटीमीटर को हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 5 जो सेंटीमीटर में है इसको हम मीटर में बदलेगा बेटा। तो काटा कूटा मचाए, तो काटा कूटा मचाने के बाद देखो ये कट गया, कितना आ गया 2, और के का मान कितना आ गया 200, के का मान कितना आ गया 200, 200। ठीक है ऐसा, तो हमें के का मान मिल गया। अब आवर्तकाल आप खुशी खुशी निकाल लो, आवर्तकाल आवर्तकाल तुम आ जाओगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम, एम तुम्हारा मान कितना है 2 किलोग्राम, तुम्हारा मान कितना है 200, काटा कूटा मचाए तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये 1/100 आ गया। 1/100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, ये 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। तो 1/10 का मतलब हो गया मित्रों ये वाला सी ऑप्शन हो गया, 1/10 का मतलब हो गया सी ऑप्शन। क्योंकि देखो पाई का मान 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14 और बटे में क्या है 10 है। ठीक है ऐसा, तो ये अपना आंसर हो गया। आसान सवाल था, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है। अब देखो, सरल आवर्त गति करते किसी कण के विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर होता है, विस्थापन और त्वरण के बीच कलांतर होता है। तो बेटा याद रखना, याद रखना, क्या याद रखना सर, मैंने कहा रुको रुको जरा सब्र करो। याद रखना है कि देखो यहां पर अपन ने कहा दिस इज विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन के बाद अपन कहां जाते हैं, त्वरण पर। अरे नहीं लल्ला, विस्थापन के बाद अपन जाते हैं वेग पर, विस्थापन, विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद आता है त्वरण, वेग के बाद क्या आता है, त्वरण आता है। तो विस्थापन तथा वेग में कलांतर होता है π/2 का, और वेग और त्वरण में भी कलांतर कितने का होता है बेटा, π/2 का। याद रखना, याद रखना, ठीक है।
ठीक है। और आप कहें डायरेक्ट विस्थापन और त्वरण में कितना कालांतर हो गया, तो π/2 प्लस π/2 पाई, π/2 प्लस π/2 पाई, याद रखना। विस्थापन और वेग में कालांतर π/2 का, वेग और त्वरण में π/2 का, ठीक है। तो कभी विस्थापन और त्वरण की बात की जाए तो पाई का। आपसे किसका पूछा गया, विस्थापन और त्वरण का पूछा गया। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। कितने का कालांतर होता है बेटा, पाई का। कभी पूछा जाता कि विस्थापन वेग का कालांतर, तो π/2। कभी पूछा जाता वेग और त्वरण का कालांतर, तो आंसर कितना होता, π/2। ओके। दिल्ली पर, अच्छा एक चीज और, कि इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको विस्थापन दिया है, साइन विस्थापन दिया है कुछ ऐसे, y इज इक्वल टू समथिंग a साइन ओमेगा टी, आंसर तो अपन को मिल गया। तो इस केस में जो वेग आएगा, वेग, तो y बराबर कितना आ जाएगा, a कॉस आएगा इसमें, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। कि साइन और कॉस में π/2 का, साइन और कॉस में π/2 का कालांतर होता है। और त्वरण आप जब निकालने जाओगे तो इसमें पाई का कालांतर आएगा। मतलब जो त्वरण आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, y इज इक्वल टू -a, मतलब -a ही नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पर भी ये नहीं कहते, कांस्टेंट बदल जाएगा, ठीक है। याद क्या रखना कि अगर अला अला ये वेग की बात है कि वेग कितना आएगा, v इज इक्वल टू एक कॉस ओमेगा टी में आएगा। किस में आएगा, कॉस में। ये साइन में है तो ये कॉस में आएगा, और जो त्वरण है बेटा वो माइनस साइन में आएगा, माइनस साइन में, ठीक है। ये साइन है तो त्वरण माइनस साइन, पाई का कालांतर होगा, कितने का, पाई का, ठीक है। और अगर ये साइन है तो वेग कॉस में आएगा, क्योंकि साइन और कॉस में π/2 का कालांतर होता, ध्यान देना, ठीक है। अगर ए कॉस होता तो ये साइन होता, और ये माइनस कॉस होता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति करते किसी कण का विस्थापन इतना इतना द्वारा निरूपित किया गया है, तब दोलन का आयाम। तो देखो देखो, कोई भी कण अगर सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका विस्थापन अपने इस तरीके से लिख देते हैं, y इज इक्वल टू कुछ भी y0, ए नियतांक है, इज इक्वल टू प्लस या माइनस a, मतलब आयाम, ए क्या है, आयाम, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, इस प्रकार से अपन लिख लेते हैं। किस चीज को लिख लेते हैं, सरल आवर्त गति को, ठीक है। तो ये तो बेसिकली क्या बताता है, ये वाला जो टर्म है ये माध्य अवस्था बताता है, माध्य अवस्था, माध्य अवस्था बताता है। और इधर जो टर्म है ना, ए मैंने लिखा है, तो ये होता है आयाम। इधर इधर जो भी होगा वो क्या होगा, आयाम होता है। मित्रों ध्यान देना, ये वाला पद क्या होता है, आयाम। साइन या कॉस का जो गुणांक होता है वो आयाम होता है, ठीक है। तो ये तो माध्य अवस्था है, ठीक है, इसका मान नियत होता है, जो भी है नियत, ठीक है। कहने का मतलब, मैं उदाहरण के लिए कहूं, फॉर एग्जाम्पल, कौन सा पल, एग्जाम्पल, मैंने कभी कह दिया जैसे x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 कॉस ओमेगा टी, 6 प्लस 8 कॉस ओमेगा टी। तो बेटा 6 क्या बता रहा है, माध्य अवस्था को, मीन पोजीशन की स्थिति की मीन पोजीशन कहां है। और 8 क्या है बेटा, 8 है आयाम, दिस इज आयाम, दिस इज आयाम, ठीक है। चलिए, तो ये तो सरल आवर्त गति में विस्थापन को व्यक्त करने का, विस्थापन को निरूपित करने का तरीका होता है, ठीक है, इन जनरल। वैसे तो अपन इतना ही लिख देते, सर जी y इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी हो गया, ये आयाम है, ठीक है। हमने कहा ये तब होता है समीकरण जब अपन माध्य अवस्था मूल बिंदु पर ले लेते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, +0 लगा सकते हैं ना इसमें। तो हम कहें बताओ माध्य अवस्था कहाँ है, तो आप कहेंगे माध्य अवस्था है y बराबर 0 पर, ये माध्य अवस्था है, ठीक है। यहां पर हम क्या, माध्य अवस्था कहाँ है, तो x बराबर 6, माध्य अवस्था कहाँ है, 6 मीटर पर, ठीक है। कभी भी जैसे कुछ भी लिखा हो, जैसे हमने कहा, और एग्जांपल देखो, कभी मैंने ऐसा लिखा y इज इक्वल टू 15 प्लस 2 कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब हुआ कि जो माध्य अवस्था मीन पोजीशन की स्थिति है वो कहाँ है, 15 है। आयाम कितना है, आयाम, आयाम लिखना नहीं आया अमित तुमको, आयाम है बेटा 2। चलिए
अब इसमें बहुत ज्यादा अपन टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, अगली कहानी पर ध्यान दो, अगले पॉइंट पर ध्यान दो, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अगला पॉइंट ये है, ठीक है, वैसे तो आपने थ्योरी नोट्स में सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा ये है कि कभी भी जीवन में आपको कभी भी इस तरीके का समीकरण मिले, y इज इक्वल टू ए साइन, अच्छा अगले पन्ने पर बताता हूं मैं इसको, अगले पन्ने पर ना, क्योंकि ये कई बार ना इस तरीके की चीजों का उपयोग आता है। दिस इज काम की चीज, काम की चीज, ध्यान देना। हमने कहा कभी आपको कहा गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट याद रखना है आपको कि इसका जो आयाम है, इसका फलन का आयाम, आयाम बोले तो अधिकतम मान, आयाम, इसका जो आयाम होता है मित्रों वो हो जाता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयाम कितना होता है इसका? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप समझना चाहो कि ऐसा क्यों होता है तो मैं वो भी समझा सकता हूं आपको। वाई दिस कोलवरी डी, हमने कहा बाई इज इक्वल टू अपने पास है ए साइन ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी। अब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, दोनों साइड यहां पर एक अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे रहा हूं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा कर रहा हूं। समझना। अब मैं समीकरण को इस प्रकार से लिख सकता हूं, ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ए, अरे यार अमित यहां बी आएगा, बी क्या आएगा इधर, बी आएगा, बी प्लस बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से समझ लो। और इधर अपन क्या लिखे, कॉस ओमेगा टी, इधर क्या लिखे, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और साथ में अपना वो तो चल ही रहा है, क्या चल रहा है साथ में, इधर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जगह कम है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है ना, आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही। तो अब देखो बेटा, अगर मैं यहां पर एक त्रिभुज बनाऊं, ऐसा क्या बनाऊं, एक त्रिभुज बनाऊं इस तरीके से, तो और इस त्रिभुज में इस कोण को कह दूं क्या, थीटा या अल्फा कह दिया, क्या कह दिया, अल्फा। इसमें ये वाली भुजा कितनी है बेटा, ये वाली भुजा है ए और ये वाली भुजा है बी। अगर ये ए है, ए बी है, ये ए है और ए बी है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो आप कहेंगे कर्ण हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा बेटा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे जरूरत पड़ती है इसकी, मतलब सवालों में जरूरत पड़ सकती है इसकी, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और एक कर्ण हो गया। कर्ण का मान कितना, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। अब देखो, अगर इस त्रिभुज में मैं कॉस थीटा का मान लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिख दूं, कॉस थीटा। तो आप कहेंगे सर जी कॉस थीटा नहीं, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मान लिखना चाहूं तो कॉस अल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए, कर्ण कितना है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर मैं साइन अल्फा का मान लिखना चाहूं तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना है, बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि साइन थीटा या साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब ये है, कर्ण ये है। तो अब आप गौर से देखना, किससे देखना, गौर से। इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ अल्फा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह लिख सकता हूं साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा। अब चल रहे हैं अपन अगले पेज पर, चल रहे हैं अगले पेज पर। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस ऑफ अल्फा साइन व्हाट, ओमेगा टी प्लस साइन प्लस कॉस, कॉस इधर हो गया था ना तो इधर साइन, साइन ऑफ अल्फा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। और साथ में क्या चल रहा है यहां पर, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से बचा है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा क्या होगा अपना प्रारंभिक कला, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रारंभिक कला कहते हैं SHM में, अगर आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली पता होगा। और इसको क्या कहते हैं अपन, आयाम कहते हैं। अब मैंने एक बार बता दिया है, बहुत ज्यादा अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। याद रखने के लिए मैंने आपको बोला ही है कि क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी है, तो आयाम कितना होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं मैं इधर खोपचे में थोड़ा छोटा सा एग्जांपल बोल दूं, y इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी प्लस 8 कॉस ओमेगा टी, तो बताओ इसका आयाम कितना हो जाएगा। तो आप आंख बंद करेंगे और आंख बंद करके लिखेंगे कि इसका आयाम होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। समझ गए, बोले तो 10, ऐसा। चलिए, तो यहां पर तो अपना आंसर तो अब मिलने वाला ही है। तो देखो अपन को जो समीकरण दिया गया है ना, समीकरण दिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया है कि जरूरी थोड़ी ना कि यही सवाल आए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि इससे अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीख सकें, ठीक है, जो कि उन कॉन्सेप्ट से अगर मिलते जुलते क्वेश्चंस इस बार नीट में आए तो उनको आप सॉल्व कर सकें। तो y इज इक्वल टू इतना इतना दिया गया है, तो बताओ ये क्या है, जल्दी बोलो ये क्या है। तो आप कहेंगे सर जी ये माध्य अवस्था है, दिस इज मीन पोजीशन, माध्य अवस्था। और इसका हमको निकालना है आयाम, क्या निकालना है मित्रों, आयाम। तो बताओ जल्दी से इसका आयाम कितना होगा। तो आप कहेंगे सर जी इसका आयाम होगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले पता था, कॉन्सेप्ट पहले से पता है ना, तो बस आंसर कितने में आ गया, y इज इक्वल टू, ये अपन ने पहचान लिया ये माध्य अवस्था है, और इस फलन का आयाम होता है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर यहीं आ जाना था, आंसर यहीं आ जाना था बेटा। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे। अगला सवाल, एक पूर्ण दोलन में सरल आवर्त गति करते किसी कण का औसत वेग होता है पूर्ण दोलन में। तो देखो पूर्ण दोलन का मतलब क्या हुआ भाई, ओ भाई पूर्ण दोलन का मतलब क्या हुआ। तो आप कहेंगे सर जी पूर्ण दोलन का मतलब हुआ कि जहां से शुरू करे वहीं पहुंच गए। मान लीजिए हमारी एमपी है, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब होता है बच्चों माध्य अवस्था, दिस इज आर मीन पोजीशन, माध्य अवस्था, ठीक है। और यहां पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, चरम अवस्था, चरम अवस्था। अब देखो कोई एक कण जहां से चलता है, एक पूरे दोलन की बात कर रहे हैं, पूरे दोलन की, कण को कहीं से भी चलवा दो, एक चक्कर पूरा करवा दो बस। मान लीजिए कण यहां था, मान लीजिए कण यहां था और इधर जा रहा था, कण यहां था और यहां जा रहा था, हमें एक चक्कर पूरा करवाना है। तो कण यहां से चला घोड़ा लेके, तबड़क 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 इधर गया, फिर इधर आया, कण इधर जाएगा। अब एक चक्कर पूरा कराना है, कण घोड़े से चल रहा है, तबड़क 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 तबड़क, कण यहां गया, चक्कर पूरा हो गया क्या, चक्कर पूरा हुई गवा का। तो आप कहेंगे नहीं सर अभी चक्कर नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब हो गया चक्कर। देखो यहां से चला कण, यहां से चला, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और जहां से चला था वहीं पहुंच गया, मतलब चक्कर पूरा हो गया। अब चक्कर पूरा हो गया तो बताओ विस्थापन कितना है कण का, एक चक्कर में विस्थापन, एक दोलन में विस्थापन। तो हम कहेंगे जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। और आप बचपन से जानते हैं वेग, वेग कौन सा वेग, औसत वेग, औसत नहीं होता है में तो औसत होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे समय। तो बेचारा विस्थापन, विस्थापन तो कितना हो गया 0, तो 0 बटे 0 टी, 0 बटे टी। सुन मुझे उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी। आओ मेरे परम प्रिय दुष्ट बच्चों, आइए अगला सवाल, अगला सवाल। आरेख में वृत्त की त्रिज्या, परिक्रमण का आवर्त काल, आरंभिक स्थिति और परिक्रमण, परिक्रमण बोलो घूमना है। कई बार अंग्रेजी ऐसा, सॉरी अंग्रेजी नहीं, क्या हिंदी, हिंदी अपनी प्यारी हिंदी, हिंदी ऐसा लिख देते हैं कि संस्कृत लगती है। परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब हुआ बेटा घूमना,
की दिशा इंगित की गई है, मतलब एक कण है वो वृत्तीय गति कर रहा है, वो घूम रहा है और उसकी दिशा आपको बताई गई है। आपको पता है कि अगर एक समान वृत्तीय गति करते हुए, सुन रहे हो विनोद, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण का हम उसके व्यास पर प्रक्षेप लेते हैं तो वो सरल आवर्त गति को निरूपित करता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ था लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, कोई सवाल ही नहीं है, ये टाइम पास है। क्या है टाइम पास? यहाँ कण था, यहाँ कण था t बराबर 0 पर। अब देखो तीर इधर को बना है, मतलब कण इधर घूमा, कण यहाँ पर घूमा, और किसी समय में, किसी समय t पर मान लीजिए कण घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। कण को अपन ने यहाँ पहुंचा दिया समय t बराबर t पर, समय t बराबर t पर कण यहाँ आ गया है, ठीक है। अब मान लो ये कितने कोण से घूम गया, तो ये थीटा कोण से घूम गया। कितने कोण से घूम गया? थीटा कोण से। समझना, समझना, ध्यान देना। अब हमने कहा ये है अपना आर, आर इसकी त्रिज्या है। आर ही तो, अरे विनोद, ओ विनोद, ये आर ही तो होगी त्रिज्या इसकी। इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। अब हम आर के घटक करते हैं। क्या करते हैं? आर के घटक। तो आर के दो घटक हो गए। अच्छा बताओ, आप बताओ, आर आपको एक्स में दिख रहा है कि वाई में दिख रहा है? तो आप कहोगे सर जी आर न तो एक्स में है और ना वाई में है, दोनों के बीच में है। हमने कहा अच्छा दोनों के बीच में है ना, तो इसमें कुछ भाग एक्स का होगा और कुछ भाग वाई का होगा, और एक्स और वाई के भागों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही हम घटक करना कहते हैं। तो हम यहाँ पर इस आर के घटक कर लेते हैं मित्रों। तो आर का एक घटक आएगा इथ, अलग कलर से बनाओ मित्र ताकि चमके, दिखाई दे अच्छे से। चलिए, आर का एक घटक आएगा इधर और आर का दूसरा घटक आएगा इधर। अब ये वाला कौन थीटा बन रहा है? ये बाई घटक होगा। कौन सा? बाई घटक। और ये किस दिशा का घटक है? एक्स दिशा का घटक है, एक्स दिशा का घटक। अब घटक करना आता है कि नहीं आता है विनोद? घटक करना आता है ना। ये आर है, आर, तो इधर से थीटा कौन बन रहा है? जिस साइड से ये आर है, जिस साइड से कौन थीटा बनता है उधर का घटक होता है कॉस, तो होगा आर कॉस थीटा हुईगा वा। और ये कितना हो गया? बाई इज इक्वल टू, अब ये वाला घटक इधर का आर कॉस थीटा, देखो ये आर है, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, इधर ध्यान दो, ये आर है, आर, तो इधर वाला घटक आर है कॉस थीटा, तो इधर वाला घटक आर साइन थीटा। जिस अक्ष से कौन थीटा बनता है उधर वाला घटक होता है कॉस। चलिए बस खत्म कहानी। कौन सी कहानी? खत्म कहानी। अब चलिए अपन को किसका मान लिखना है? बाई का मान लिखना है, बाई का मान लिखना है, समय टी पर बाई का मान लिखना है। तो हमको बाई का मान तो पता चल ही गया। बाई तोहरा मान कितना है? तो बाई कहेगा हमारा मान है आर कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो आर का मान कितना दिया गया है आपको? तो आर का मान दिया है शानदार 3। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देखो, या आर का मान कितना है? 3 है, ठीक है। और थीटा थीटा बराबर आप कैसे लिखेंगे? या हम कहें जैसे आप कोणीय वेग लिखना चाहें तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, ठीक है। जैसे रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग होता है रेखीय विस्थापन बटे समय। रेखीय वेग भी बराबर अपन क्या लिखते हैं? एस अपॉन टी। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? कोणीय विस्थापन थीटा अपॉन टी। समझ रहे हो ना? ऐसा। तो कोणीय विस्थापन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। So from here you will get theta is equal to omega into t. तो बाई इज इक्वल टू आर, आर का मान 3 है कॉस ओमेगा, थीटा का मान कितना? ओमेगा टी है। लो, अच्छा ये तो सभी में सेम है। आंसर कौन सा हो गया भाई? आंसर ये वाला हो गया। देख लो, खुद से देख लो। ये तो वैसे ही ना हो सके है, ठीक है, और ये भी नहीं हो सके क्योंकि पॉजिटिव में है। अब ये दो बचे थे, ये दो बचे थे। अच्छा अभी ये दो में भी नहीं, इधर भी 3 है, इधर भी 3 कॉस है। तो चलो ओमेगा का भी मान निकाल लेते हैं ना। ओमेगा का मान कितना आएगा? तो ओमेगा का मान निकालने जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहा हूं? ओमेगा का मान निकालने। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। टी का मान आपको दिया हुआ है, टी का मान कितना है? 4, तो ये 2 पाई अपॉन 4 आएगा, तो हो गया ये पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो यही आंसर यही आ गया। 3 कॉस ओमेगा की जगह पाई बाई 2, तो 3 कॉस पाई बाई 2 टी। तो फाइनल आंसर y इज इक्वल टू, देखो 3 तो था ही, कॉस ओमेगा का मान कितना आ गया है? पाई बाई 2 इंटू टी। दिस इज द आंसर। समझ गए मित्रों? सर समझ गए, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ओके ओके मित्रों। चलिए
अगला सवाल, कोई लोलक एक काफी ऊंचे भवन की छत से लटक रहा है और सरल आवर्त दोलक की भांति मुक्त रूप से आगे पीछे गति कर रहा है। माध्य स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर इस गोलक का त्वरण इतना है, तो आवर्त काल ज्ञात कीजिए। देखो एक छत है, छत बुर्ज खलीफा, ऊंची है ना बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है, ऊंची। अब यहां से लटक रहा है भाई, क्या लटक रहा है, तो हमने कहा एक रस्सी से बांध के हमने एक द्रव्यमान लटका दिया, सरल लोलक हो गया। क्या हो गया बेटा, सरल लोलक हो गया। माध्य स्थिति से 5 मीटर की दूरी पर इसका त्वरण कितना है, इतना है। तो देखो त्वरण अपन जानते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स या वाई वट एवर, जो भी कहे, माध्य अवस्था से विस्थापन, माध्य अवस्था से विस्थापन, ये त्वरण होता है। अगर मैं त्वरण का सिर्फ परिमाण लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, सिर्फ परिमाण, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा भाई। और त्वरण का मान कितना दिया है, 2 की बिंदी 20 दिया है, ओमेगा का मान हमको ज्ञात करने का है। एक्स तो हर मान कितना है, एक्स का मान कितना दिया गया, 5 मीटर। तो यहां से ओमेगा का मान आ गया, यहां से काटा कूटा मचा दो, तो 5 को 20 होता है मेरे गांव में, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ओमेगा बराबर आ गया है 2, ओमेगा 2 आ गया है। इनको, इन पगलों को आवर्तकाल चाहिए, तो आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2, 2 से 2 गया, आंसर आ गया पाई। ऑब्वियसली आवर्तकाल है, तो आंसर सेकंड में आएगा, यस। आगे बढ़ू मित्रों, सर बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, फटाफट बढ़ो सर। आइए, तुम आगे बढ़े ही नहीं अमित, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कण की रेखीय सरल आवर्त गति का आयाम इतना है, जब यह कण अपनी माध्य अवस्था से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस समय कण के वेग का परिमाण उसके त्वरण के परिमाण के बराबर होता है, तो कण का आवर्तकाल का होगा, कण का आवर्तकाल का होगा। आसान सवाल है, वैसे मैंने कहा कि 17, 16, 15 में अच्छे सवाल पूछे गए, लेकिन ये आसान सवाल है। देखिए, आपको ए का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और कण की माध्य अवस्था से विस्थापन, जिसको अपन एक्स या वाई कह देते हैं, बताओ क्या लिख दे, एक्स लिख दे, एक्स, एक्स का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। किसी समय पर माध्य अवस्था से विस्थापन 2 सेंटीमीटर है मित्रों। ये यो आवाज आ रही तुमको, आवाज आ रही है, ओके ओके जी। चलिए, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ना, सब हो रहा है, तो ठीक है। अपन को क्या बताना, आवर्तकाल बताना है, और आपको कहा क्या गया है कि जो त्वरण का परिमाण है वो बराबर है वेग के परिमाण के। अब हमको पता है त्वरण का परिमाण ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, माध्य अवस्था से एक्स दूरी पर, और वेग कितना होता है, तो वेग के लिए अपन सूत्र जानते हैं, वेग बराबर होता है बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है ना बेटा सूत्र, सूत्र याद नहीं है तो सूत्र याद करो बेटा, क्योंकि सूत्र बहुत जरूरी है। ऐसा समझ गए, क्योंकि अगर अपन एग्जाम देने गए और एग्जाम में अपन को सूत्र याद नहीं है बेटा, तो क्वेश्चन देख के मूत्र निकल जाता है फिर, तो सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका अपन वर्ग करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम मचाएंगे काटा कूटा, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर आ, अच्छा अमित तुम वर्ग करोगे और इधर वर्ग होगा ही नहीं, तुम कितने जादूगर आदमी हो गए, कसम से, कसम से तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। इधर भी तो वर्ग करोगे, हमने क्या किया बेटा, वर्ग किया है, तो ओमेगा, ये वर्ग अपन ने किया बेसिकली। तो देखो ये ओमेगा की घात 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, तो काटा कूटा मचा दो जल्दी से जल्दी से। तो ओमेगा स्क्वायर से एक ओमेगा स्क्वायर उड़ गया, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ गया, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, देखो 3
जब वैसे आप शुरुआत में ही मान रख सकते थे, 5/4 आ गया है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर 5/4 आ गया है बेटा, तो ओमेगा का मान कितना आ गया, ओमेगा का मान आ गया रूट रूट 5/2, रूट 5/2। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाना चाहिए सी, क्योंकि अपन जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है, T = 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का मान रूट 5/2, तो ऊपर जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ बड़ी बात नहीं थी। आप वर्ग नहीं करना चाहो, जैसे यहां से यहां जाने में हमने वर्ग किया, आप नहीं करना चाहो वर्ग मत करो, यही मान पटक दो, मान को उठा के यहीं पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मिल जाएगा, है ना। और आसान ही हो जाता कि जैसे मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ओमेगा, आसान ही हो जाता बेटा। और मैंने पता नहीं फालतू में क्यों वर्ग कर दिया, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। एक बार धनुष से तीर निकल गया तो फिर निकल गया, वापस ना आता, है ना भाई, ऐसा। इसलिए अपन कहते हैं कि कहा नहीं जाता है कि शब्दों से अगर एक बात निकल जाती तो वापस नहीं आती, और शब्दों के भाव घाव नहीं, शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है, शब्दों के घाव कभी भरते नहीं है। इसलिए कभी कोई मामला हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो शब्दों से मत सुलझाना, है ना, मार पिटाई से ही सुलझाना। किससे सुलझाना, मार पिटाई से। ओमेगा इंटू एक्स का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और ए का मान कितना दिया गया है, 3 है, तो ये हो गया 9 -4। कुछ नहीं है बेटा यार, ये तो ज्यादा आसानी से ऐसे ही हो जाता। ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया, तो टाइम पे 2 पाई बाय ओमेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। किसी अला अला ये का जादू है गवा, किसी कमानी, कमानी मतलब स्प्रिंग, स्प्रिंग का ऊपरी सिरा स्थिर है तथा निचले से m द्रव्यमान का एक पिंड लटका है। कंपनी का अपना, कंपनी नहीं, कमानी, कमानी, कमानी का अपना द्रव्यमान नगण्य है। कमानी के निचले सिरे से थोड़ा सा खींचकर छोड़ देने पर m द्रव्यमान का पिंड दोलन करने लगता है। इसके दोलन के आवर्तकाल इतने हैं। m के मान को 1 किलोग्राम बढ़ाने पर आवर्तकाल 5 सेकंड हो जाता है। तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखो देखो देखो, जल्दी सुन लो, जल्दी सुन लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हमने कहा ये है हमारे पास स्प्रिंग, ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, m है, द्रव्यमान कितना है, m है। इस अवस्था में जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल इसको अपन लिखेंगे कितना, आवर्तकाल होता है 2 पाई √m/k, 2 पाई √m/k, यही आवर्तकाल होता है। चलिए हाँ और आवर्तकाल का मान कितना दिया गया है, आवर्तकाल का मान आपको दिया गया है पहले 3 सेकंड, तो इसका मान दिया 3 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई द्रव्यमान कितना m/k है, m/k। अब देखो ये क्या काड़े कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, इसमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ऐड कर दिया है। इसमें 1 किलोग्राम द्रव्यमान और लाए सब्जी मंडी से और चिपका दिया, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान बढ़ा दिया है। तो नया आवर्तकाल इसको मैं T2 कह दूं तो ये होगा 2 पाई √m/k, तो m की जगह कितना हो जाएगा, m+1 किलोग्राम/k, m+1/k। और ये जो नया आवर्तकाल है ये सवाल में दिया गया है कितना, 5 सेकंड, तो 5 = 2 पाई m+1/k, m+1/k। अब हम इसको कह देते हैं मित्रों समीकरण नंबर 1, और इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 2। इन दोनों का हम अगले पेज पर भागाकार कर देते हैं। तो जैसे ही आप भागाकार करोगे तो 3/5 इज इक्वल टू 2 पाई √m/k प्लस 2 पाई √m+1/k अब हम काटा कूटा मचाए तो यो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 9/25, वर्ग कर रहा हूं, वर्ग 9/25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, आप जानते हो। और इधर वर्ग करेंगे तो देखो के से के भी कट गया, इधर बचेगा m/,
m+1, m/m+1। तो बच्चों इसको इधर ले जाओ तो ये 9m+9 इज इक्वल टू 25m आ गया। तो इसको उधर लेके गए तो m का मान कितना आ गया, इसको उधर लेके गए तो 9/16, 9/16 kg, 9/16 kg। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो आंसर होगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो भी आंसर यही होगा, 9/16 ही है ऑप्शन है। चलिए अगला सवाल जल्दी, कम ऑन कम ऑन। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम त्वरण अल्फा तथा अधिकतम वेग बीटा है, अधिकतम त्वरण अल्फा है, अधिकतम वेग बीटा है, तो इसके कंपन का आवर्त काल ज्ञात करना है। अय्यो, तो देखो बच्चा, अधिकतम त्वरण इसका जो परिमाण हम कह रहे हैं उस वो वैसे अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू आयाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयाम। ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्स को अधिकतम करो, त्वरण अधिकतम। तो और अधिकतम वेग वी मैक्स, वी मैक्स तो हार मान, वी मैक्स का अधिकतम वेग का जो परिमाण होता है वो ए इंटू ओमेगा होता है, ए इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, एसएचएम में आपको पता होना चाहिए ये बात। अब हम इन दोनों का भागाकार कर देते हैं तो ए से ए उड़ गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा उड़ गया, यहाँ बचा है बच्चों ओमेगा, और ए मैक्स तो हार मान अल्फा है, और वी मैक्स इसका वैल्यू आपको गिवन है, इट इज इक्वल टू बीटा equal to omega. So omega is equal to alpha upon beta. So its time period t will come out as 2 pi by omega. Omega is alpha upon beta. So 2 pi beta upon alpha. 2 pi, 2 pi। अय्यो, तो इसके कंपन का आवर्तकाल होगा, भाई आवर्तकाल पूछा है तुमने, ऐसा क्यों कर रहे हो? सरल आवर्त गति का अधिकतम त्वरण इतना, अधिकतम वेग इतना है, तो इसके कंपन का आवर्तकाल कितना होगा? तो बीटा का वर्ग हटाओ, वर्ग कहाँ से आ जाएगा? और बीटा का वर्ग हटाओ, तब ये आंसर होगा सी, तब ये, अरे आंसर टिक हो जाए, तब आंसर कितना होगा? सी, क्योंकि वर्ग थोड़ी ना है। ए मैक्स का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर ए होता है, और वी मैक्स, वी मैक्स का मान कितना होता है? अधिकतम वेग कितना होता है मित्रों? ए इंटू ओमेगा होता है, ए इंटू ओमेगा, माध्य अवस्था पर होता है। तो बस भाग करोगे तो अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। किसी पिंड, पिंड मतलब वस्तु के चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर दोलनों के समीकरण को x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी द्वारा निरूपित किया जाता है, जहां x बराबर t समय पर विस्थापन, ओमेगा दोलनों की आवृत्ति, तो t के साथ a के विचलन बोले तो परिवर्तन के लिए कौन सा ग्राफ सही है? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 3 लाइन लिखी है शुद्ध हिंदी में, 3 लाइन, लेकिन इनका मतलब सिर्फ इतना है कि जो विस्थापन x है, विस्थापन x ए दिया जाता है a कॉस ओमेगा टी के द्वारा, और आपको त्वरण बताना है। क्या करना है? त्वरण बताना है। तो एक प्रश्न मिला था शुरुआत में, और मैंने आपको उस प्रश्न में बताया था कि जो विस्थापन और त्वरण है इनमें पाई का कलांतर होता है। कितने का कलांतर होता है? पाई का, 180 डिग्री का कलांतर होता है। अब पाई के कलांतर होने का मतलब ये हुआ मेरे परम प्रिय दुष्ट मित्रों कि अगर इधर ये तो कांस्टेंट है, इसको गोली मारो, ठीक है ये कांस्टेंट है, अगर इधर कॉस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस कॉस आ जाएगा। अगर इधर कॉस है तो इधर माइनस कॉस आ जाएगा। कलांतर पाई, कलांतर कितना है? पाई, 180, पलट जाएगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब देखो कॉस का ग्राफ आप जानते होंगे ना, मैंने बोला 14 में, ठीक है, इसलिए ग्राफ आप पूछ लिया, लेकिन बहुत आसान, ग्राफ वाले क्वेश्चन हमेशा बोनस होते हैं बेटा, बोनस है ना, बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए ग्राफ की। तो देखो कॉस का ग्राफ कैसे होता है, तो आप कहेंगे सर जी कॉस का ग्राफ तो अपन जानते हैं, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है कि शुरुआत में कॉस अधिकतम होता है, ऐसा ऐसा है ना। बताओ कॉस 0, देखो शुरुआत में 0 होगा, फिर पाई/2 होगा, और ऐसे बढ़ेगा ग्राफ। तो शुरुआत में कॉस का मान अधिकतम होता है, फिर ऐसे ऐसे बनता है, यहां से शुरू होता है कॉस का ग्राफ। साइन का कहां से होता है? यहां से शुरू होता है, साइन का ग्राफ यहां से शुरू होता है 0 से, कॉस का ग्राफ यहां से शुरू होता है। अब एक कॉस का ग्राफ है, एक इसका है कॉस का, तो माइनस कॉस का ग्राफ क्या होगा?
माइनस कॉस के ग्राफ के लिए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो एक कॉस का ग्राफ है, एक ग्राफ किसका, कॉस का, तो एक गलत है। ये देखो यहाँ पर एक कॉस का ग्राफ है तो ये गलत है। अला अब ये दोनों तो एक जैसे हैं, ये दोनों तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं। कुछ अंतर दिख रहा है सी और डी में? मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे दोनों सही लग रहे हैं। इधर ए जीरो बू हु, ए जीरो हु। हम्म। टी ए बराबर समय ए बराबर समय टी पर त्वरण टी आवर्तकाल है। तो भैया जो भी हो, ये तो दोनों ग्राफ एक ही जैसे हैं और दोनों ही सही है, दोनों ही सही लग रहे हैं। दोनों ही कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा ग्राफ बनाना है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आपको, मुझे अंतर दिख नहीं रहा है दोनों में, हो सकता है मैं कुछ मिस कर रहा हूं, तो आप देख लेना कि, देख लेना क्या, कि अगर आपको कोई अंतर दिखे तो देख लेना कि सर अंतर है, और कमेंट में भी बताना कि अंतर है क्या इन दोनों में। मुझे तो दोनों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं और दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों ही सही हैं इनफैक्ट। ठीक है, वो तो टाइपिंग में जो अपन ने क्या, जब पीपीटी वगैरह बनती है ना, तो कुछ प्लस माइनस हो गया होगा। ठीक है, ऑल दो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझदार आदमी हो आप। कैसे व्यक्ति हो बेटा? समझदार व्यक्ति हो। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान देना। किसी कण को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित फलनों में से कौन कौन से फलन सरल आवर्त गति को निरूपित करते हैं? कौन कौन से सरल आवर्त गति को निरूपित करते हैं? तो देखो, सरल आवर्त गति को कौन सा फलन निरूपित करता है, कौन सा निरूपित नहीं करता है, इसका व्यापक तरीका क्या होता है? व्यापक तरीका किसको? तरीका SHM को आइडेंटिफाई करने का या पहचानने का। SHM को पहचानने का, तो देखो तरीका यो हो गए, आप निकालो बाई। बाई क्या है? विस्थापन, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन से आप निकालो वेग, और वेग से आपको क्या मिलेगा? त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा? त्वरण। अवकलन करोगे तो आपको क्या करना है? अंततः आपको त्वरण निकालना है, और त्वरण अगर माइनस टाइम्स इधर कुछ कुछ कांस्टेंट, माइनस टाइम्स कुछ कुछ कांस्टेंट टाइम्स विस्थापन आ जाता है, विस्थापन, तो SHM को निरूपित करेगा, SHM को निरूपित करेगा। तो जैसे A इज इक्वल टू अपन कहें तो माइनस कुछ भी, यहां पर अपन ने कहा कांस्टेंट, जैसे कांस्टेंट सामान्यतः अपन लिखते हैं तो जैसे ओमेगा स्क्वायर हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, या A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई है। इस तरीके की कोई चीज आ जाती है तो हम कहते हैं वो SHM को निरूपित करता है। और आसान भाषा में कहें तो A समानुपाती होना चाहिए माइनस एक्स या वाई के विस्थापन के, तो SHM को निरूपित करेगा। ठीक है, तो ये व्यापक तरीका है, किसी भी फलन को आप चेक कर सकते हो। किसी भी फलन को आप चेक कर सकते हो। जैसे अब जैसे ये वाला समीकरण, ये तो अपन देख के ही जानते हैं कि SHM को निरूपित करता है, लेकिन हमें चेक करना हो कभी तो क्या करोगे? तो हम कहेंगे अच्छा +5 ही लगा लो यहाँ ना, कभी प्रारंभिक कला कुछ भी, तो हम कहेंगे इसका अवकलन करो, तो इसको अवकलन करके हमें v इज इक्वल टू a, साइन का अवकलन कितना होता है? साइन का अवकलन मेरे गांव में होता है cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, और फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओमेगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाता है? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब हम कहेंगे ये तो हमने इसका अवकलन किया है मित्र, अब हम इस भी का एक बार और अवकलन कर रहे हैं, आप मेरे संपर्क में रहना। हम एक बार और अवकलन कर रहे हैं, तो इसका अवकलन एक बार और करेंगे तो वेग का अवकलन करने पर हमको त्वरण मिलता है, तो a ओमेगा कांस्टेंट है, साइन का अवकलन होता है, सॉरी कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस तरीके से। तो यहां पर अपन कहेंगे a इज इक्वल टू अच्छा, फिर ओमेगा का भी अवकलन करोगे ना, ओमेगा का भी अवकलन करेंगे, कॉस का अवकलन माइनस साइन, और फिर ओमेगा टी प्लस अल्फा का अवकलन करेंगे, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा का अवकलन कितना आएगा? ओमेगा आएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया? ओमेगा को उधर लेके जाओ माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा।
तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखो, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसको क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर जी ये तो बाई ही है, ये क्या है, बाई विस्थापन। तो हमने कहा बताओ आ गया कि नहीं आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ये समानुपाती होना चाहिए माइनस वाई माध्यावस्था के। ठीक है, चलिए। तो देखो इस सवाल में आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो कभी आपको कुछ समझ ना आए, वैसे तो अपन शॉर्टकट ढूंढते हैं कि अपन कैसे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किस सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो वो व्यापक तरीका बताया मैंने कि इसका एक बार अवकलन करो वेग मिलेगा, फिर एक बार और अवकलन करो तो त्वरण मिलेगा, और अगर त्वरण ए बराबर कुछ ऐसा आ गया, ए बराबर कुछ ऐसा आ गया समथिंग कांस्टेंट टाइम्स एक्स, समथिंग कांस्टेंट टाइम्स एक्स, तो एसएचएम को निरूपित करेगा। अब देखो ये तो हमको पता है ही एसएचएम को निरूपित करेगा। ये एसएचएम को निरूपित नहीं करता है, होता तो अपन को ऐसा समीकरण मिला क्या? कभी नहीं मिला। ठीक है, ये एसएचएम को निरूपित नहीं करता है। आपको पता करना, तो पता करने का तरीका मैंने आपको बताया है, 2 बार अवकलन करना, त्वरण निकालना, और त्वरण अगर एक्स या वाई विस्थापन के समानुपाती आ जाता है तो एसएचएम होगा। ये तो एसएचएम को करता ही, अपन को पता ही है समीकरण, अपन को समीकरण पता ही है, तो एसएचएम को निरूपित करता ही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन और कॉस वाला इसको आप चेक करेंगे, इसका भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन चेक करना है। देखो इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो तो भी बराबर कितना आ गया, ओमेगा इंटू 1। देखो इसका अवकलन 0, ओमेगा कांस्टेंट है, टी का अवकलन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और टी का अवकलन 2t, तो v इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टी आ गया। हमका एक बार अवकलन और करो तो त्वरण मिलेगा, इसका अवकलन कितना हो गया 0, 2 ओमेगा स्क्वायर और टी का अवकलन कितना हो गया 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? तो ये वैसा है क्या? नहीं, त्वरण नियत आ गया, यहाँ पर त्वरण नियत आ गया। तो ये एचएचएम को प्रदर्शित नहीं करेगा, इसमें आप गति के समीकरण लगा सकते हो, गति के समीकरण लगा सकते हो, क्योंकि त्वरण नियत है। तो ए वाला नहीं करेगा, तो आंसर ए हो जाएगा। ये तो अभी बताए थे ना बेटा कि जैसे आपसे कभी कहा जाए कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान, तो इसका अधिकतम मान क्या होता है, अंडर द रूट एक्स का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 स्क्वायर, और इधर साइन का गुणांक 1 है, कॉस का गुणांक भी 1 है। अगर पूछा जाता तो याद करो भाई कि बाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसका अधिकतम मान क्या होता था, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अपना अगला सवाल है मित्रों, नगण्य द्रव्यमान वाली स्प्रिंग से लटकाए गए द्रव्यमान m के दोलन का आवर्तकाल t है, यदि उसके अनुदिश एक अन्य द्रव्यमान m लटकाए तब दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। तो ऐसा सवाल थोड़ी देर पहले अपन ने किया था मित्रों कि पहले केस में आवर्तकाल कितना है, तो हम कहेंगे आवर्तकाल होता है 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन k। तो पहले द्रव्यमान कितना है, m है। दूसरे केस में अपन ने क्या किया है, क्या चेंजेस किया है, तो दूसरे केस में भाई द्रव्यमान m की जगह 2m कर दिया, m तो लटक रहा था, अब उससे m द्रव्यमान और लटका दिया है मित्रों। तो ये कितना हो गया, 2m बाय k, 2m बाय k। तो नया आवर्तकाल निकालना है, इसको हमने कहा समीकरण 1, इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2, इन दोनों को भागाकार कर दो तो t1 कितना है, t अपॉन t2। जब इनको भाग करोगे तो 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाएगा भाई, और इधर देखो ऊपर कितना आ गया, अंडर द रूट m अपॉन k है, और नीचे कितना है, अंडर द रूट 2m बाय k है। तो बेसिकली कितना बचेगा, 1 बाय रूट 2 बचा। कितना बचा बेटा, 1 बाय रूट 2, क्योंकि देखो रूट m बाय k से रूट m बाय k ये कट जाएगा, इधर 1 बाय रूट 2 बचेगा। तो t2, तो t2 का मान कितना आ गया, t रूट 2। ओके, सो डी ऑप्शन विल बी द आंसर। अगला सवाल ध्यान देना, एक सरल लोलक x बराबर 0 के इर्द गिर्द सरल आवर्ती चाल से चल रहा है, जिसका आयाम a और समय अंतराल t है, x बराबर a/2 लोलक की चाल होगी। x बराबर a/2 पर लोलक की चाल आपको बताना है। तो देखो लोलक की चाल विस्थापन के पदों में होती है ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो आपको ओमेगा नहीं दिया गया है लेकिन आवर्तकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो v इज इक्वल टू ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। आयाम तुम कितना हो, a हो। और x तो हर मान कितना है, a/2 का होल स्क्वायर है, a/2 का होल स्क्वायर। तो दिस विल कम आउट एज 2 पाई अपॉन टी इंटू अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। सो फाइनली यू विल गेट 2 पाई/टी और √3a/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 3a² / 4। तो उसका मान ये होगा। अब थोड़ा सा मचा दो, क्या मचाओगे, खाटा खूटा, तो यो कैंसिल आउट हो गया। तो πa√3/टी, πa√3/टी, यस दिस इज द आंसर। मुझे उम्मीद है बात क्लियर होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्न समीकरणों में से कौन सी सरल आवर्त चालिकी सूचक है। आपको कुछ कुछ समीकरण दिए गए और आपको बताना इसमें से कौन सा SHM है, कौन सा SHM नहीं है। यहाँ पर K0 K1 ये सभी धनात्मक नियतांक है, धनात्मक है और नियतांक है। तो त्वरण अपन को जानते हैं SHM क्या होगा, त्वरण बराबर होना चाहिए माइनस कुछ कांस्टेंट टाइम्स, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इनटू विस्थापन के, और कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये इधर है क्या, नहीं माइनस नहीं है, माइनस होता तो ये आंसर हो जाता, माइनस होता तो ये आंसर हो जाता है। हुर पागल आदमी x² ले आए हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये लग तो रहा है, ये लग तो रहा है, लेकिन देखो इसमें अपन लिखे त्वरण A, त्वरण हम लिख दे रहे हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर एक कैसे लिख दोगे आप, -kx + ka। भैया ओ भैया, अगर सिर्फ यहां तक होता ना, यहां तक तो सही था, यहां तक होता तो सही था। इसने गड़बड़ कर दिया, इसने गड़बड़ इसने गड़बड़ कर दिया भाई। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो ये भी नहीं है और ये तो वैसे ही नहीं है, तो माइनस ही नहीं है। ये इल्ल है, कोई भी इल्ल है। देखो इसमें अगर ये वाला पद नहीं होता, a=-a=- cx टाइप, मतलब कांस्टेंट टाइम्स इनटू x, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर एक के ए नहीं होता तो ये आंसर हो जाता। यहाँ तो सभी गलत है, यहाँ पर क्या हुआ भाई, सभी गलत हैं, तो कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर बेटा नहीं है। क्योंकि माध्य अवस्था पर त्वरण कितना होना चाहिए, 0 है ना। ये गलत क्यों हो गया कि हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, माध्य अवस्था, मीन पोजीशन। तो x बराबर 0 रखो तो त्वरण कितना आ रहा है x बराबर 0 पर, आई एम सो सॉरी, के। जब के का मतलब कुछ कुछ आ रहा है, जबकि अपन जानते हैं माध्य अवस्था पर त्वरण 0 होना चाहिए, सच में 0 होता है। तो इसमें कोई आंसर नहीं था भाई। अगला सवाल है थोड़ा सा अलग सवाल है, ये मंदित दोलन पर आधारित सवाल है। मंदित दोलन, समान विस्थापन वाली दो सरल आवर्त गतियों की कोणीय आवृत्तियां क्रमशः इतनी तथा इतनी है, उनकी अधिकतम त्वरण का अनुपात क्या होगा। उनके अधिकतम त्वरणों का अनुपात आपको बताने का है मेरे परम प्रिय मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। आइला, अच्छा इसमें मंदन दोलन नहीं है, ये तो और बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान। आवृत्ति आपको दी गई है और अधिकतम, तो देखो भाई ए मैक्स और इस ए मैक्स का परिमाण, ए मैक्स का परिमाण। अच्छा चलो आप बताओ ए कितना, तो आप कहेंगे सर जी ए बराबर हम लिखते हैं -ω² इंटू एक्स। हमने कहा ए मैक्स बताओ, तो हम कहा अच्छा ए मैक्सिमम के लिए -ω² और एक्स को मैक्सिमम करे, एक्स मैक्सिमम को क्या कहते हो, आयाम कहते हो। अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हो मित्रों, आयाम। बहारो, इसका परिमाण लेना है, इसका क्या करना है, परिमाण लेना है। तो माइनस साइन को भेज दो दिल्ली, ओ माइनस साइन तुम चल जाओ दिल्ली, नहीं तो हम बुला देंगे बिल्ली। चलिए आवृत्तियां आपको दी गई हैं, आई एम पता है। तो ए मैक्सिमम पहले केस में बटे ए मैक्सिमम
दूसरे केस में इनका अनुपात ले रहे हैं, तो ये ओमेगा पहले केस का स्क्वायर अपॉन ओमेगा दूसरे केस का स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आयाम नियत है, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल में पढ़ो। समान विस्थापन, समान विस्थापन मतलब आयाम कैसा है इनका, समान है। आयाम क्या होता है? अधिकतम विस्थापन होता है मध्यावस्था से। तो बेटा ए तो सेम दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो अपना जो ए मैक्स है मित्रों, ए मैक्स समानुपाती हो गया ओमेगा स्क्वायर के। तो बस खत्म बात, ओमेगा 100 100/400, ए कितना है? 10, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100, डी डेली विल बी द आंसर, है ना? ये मान निकाल लोगे ना भाई। ये 100 का वर्ग है तो 100 को 2 बार लिख लो। नीचे क्या है? अगली आवृत्ति 1000 है तो 1000 का वर्ग कर दो, 1 2 3 इंटू 4 0 6 0, काटा कूटा मचा दो। अगला सवाल मित्रों आपकी स्क्रीन पर, एक बिंदु सरल आवर्त दोलन करता है जिसका आवर्तकाल टी है और चलन का समीकरण मतलब विस्थापन का समीकरण, गति का समीकरण, गति को चलन कह रहे हैं, अरे दुष्टों, चलन का समीकरण x बराबर इतना इतना है। आवर्तकाल के किस अंश के पश्चात बिंदु का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा हो जाएगा? बिंदु का वेग उसके अधिकतम वेग का आधा हो जाएगा किस समय के बाद? हमने कहा अय्यो, तुम हमको विस्थापन देते जी, तुमने हमको विस्थापन का मान दिया, हमने तुमको थैंक यू बोला। क्यों थैंक यू बोला? क्योंकि तुमने हमको विस्थापन दिया तो हम वेग निकाल लेगा। वेग क्या होगा? dx/dt। हमने इसका अवकलन किया तो ए कांस्टेंट है, साइन का अवकलन होता है कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। और अब ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 इसका भी अवकलन करेगा ना मित्र, तो इसका अवकलन हो जाएगा ओमेगा कांस्टेंट, टी का अवकलन 1 और पाई बाई 6 कांस्टेंट और अकेला, उसका अवकलन 0 होता है। तो ये वेग है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब देखो क्या कह रहे हैं, किस समय के पश्चात अधिकतम वेग का आधा हो जाएगा। जो वेग है वो कितना करवा रहे हैं? अधिकतम वेग का आधा। अधिकतम वेग का आधा बेटा यही अधिकतम वेग होता है। ये क्या होता है? ए ओमेगा। पता होना चाहिए आपको कि अगर इस फलन का हम मैक्सिमम मान लिखें या अधिकतम वेग लिखें तो वो ए ओमेगा ही होता है। तो अधिकतम वेग कितना हुआ? तो ए ओमेगा अधिकतम वेग होता है उसका आधा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल पढ़ो अपने खुद की पर्सनल आंखों से पढ़ो बेटा। उसका वेग अधिकतम वेग का आधा कब होगा? अपनी खुद की पर्सनल आंखों से पढ़ो बेटा। आओ अमित बता, जो काटा कूटा मचा दो मचा दो। ये यो कैंसिल आउट हो गया। इस साइन के कॉस कॉस चल रहा था ना भाई फैशन में, तुमने साइन लिख दिया, अभी सब गड़बड़ कर देते। बेटा आप लोग भी ध्यान दिया करो, मतलब एग्जाम में कभी मेरी तरह ऐसा जादू ना कर दो। तो देखो यहाँ 1/2 बचा है, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो 1/2 का मान कितना हुआ भाई? 1/2 कॉस में कितने का मान होता है? कॉस कॉस 30 का होता है, हाँ नहीं, कॉस 60 का होता है, कॉस 60 का होता है। तो उसको अपन लिख सकते हैं कॉस 60 बोले तो cos π/3, cos π/3 इज इक्वल टू, इधर हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। इनकी तुलना करो तो इधर से इतना है और इधर से इतना है, तो तुलना करेंगे तो कॉस कॉस को तो जाने दो, तुलना कर रहे हैं तो अपन को क्या मिला है? π/3 इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस π/6। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसको उधर लेके गए घटाए तो ये π/6 बचा। ओमेगा टी इज इक्वल टू π/6 बचा है मित्रों। अब आंसर किसके? टी के पदों में है, टी के पदों में। तो ओमेगा की जगह अपन लिख लेते हैं 2π/T इंटू छोटा टी। ओमेगा को नहीं लिखेंगे 2π/T, सर लिखेंगे लिखेंगे। मैंने कहा थैंक यू मित्रों। तो पाई से पाई उड़ गया और टी का वैल्यू आ गया T/,
12। So this is the आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ये आईटी में भी पूछा हुआ सवाल है ना, कई बार कई जगह पूछा जा चुका है। आइए अपन पढ़ते हैं, सुनिए। एक ऊर्ध्व दिशा की कमानी, कमानी मतलब स्प्रिंग, धरातल पर चित्र में दिखाए अनुसार स्थायी निकाय तथा इसके ऊपर एक सिरे पर लगे पड़ले पर 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है। कमानी और पड़ले पलड़े के भार नगण्य गाओफा है, नगण्य है ना। भार कैसे हैं इनके, नगण्य है ना। गाओफा पता नहीं, मतलब ये कमानी का भार और ये पड़ला लगा है ना, पलला, उसका भार नगण्य है। थोड़ा दबाकर छोड़ देने पर द्रव्यमान सरल आवर्ती गति करता है। आई एम सो सॉरी। हाँ, कौन सी गति करता है बेटा, सरल आवर्ती गति, सिंपल सी बात है। आवाज आ रही है, हाँ। पले लाह लगा हुआ है ना, मतलब प्लेट रखा हुआ है, यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है, स्प्रिंग थी, उसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा, इसको हम दबा के, इसको दबा के छोड़ देंगे तो टुम 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 क्या करेगा, दोलनीय गति करेगा, सरल सरल आवर्ती गति होगी। ठीक है। अब आपसे कहा जाता है कमानी का बल नियतांक कितना है, आवर्त गति का न्यूनतम आयाम कितना होना चाहिए, आवर्ती गति का न्यूनतम आयाम कितना होना चाहिए जिससे ऊपर रखी वस्तु पड़ले से अलग हो जाए, जिससे ऊपर रखी वस्तु पल्ले से अलग हो जाए, प्लेट से अलग हो जाए। एक बार इसको सोचो सोचो, तब आपको फील आएगी इस सवाल की, थोड़ा अच्छा सवाल फील आएगी। सोचना कि आपके पास एक स्प्रिंग रखी हुई है, स्प्रिंग रखी हुई है ना, सोचो सोचो, फिर प्लेट रखी है उसके ऊपर, है ना, सिस्टम बैलेंस्ड है ना, बड़ी स्प्रिंग है ना, ऐसे नहीं पतली स्प्रिंग मत समझ लेना, ऐसी बड़ी स्प्रिंग मान लो 100 कप वाली, जैसे मोटरसाइकिल में 100 कप होते हैं, इधर मोटी स्प्रिंग है, इसके ऊपर अपन ने प्लेट रख दिया, और अब है यहाँ पर अपन द्रव्यमान रखेंगे, द्रव्यमान रखेंगे। अब जरा सोचो कि इसको हम थोड़ा सा दबा के छोड़ देंगे तो ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, है ना, ऐसे। अब देखो हमें क्या करना है, इसको उछालना है, प्लेट से हटाना है, इसको उछल जाए, उछल जाए, तो हम इसको कम दबा के छोड़ेंगे, कम दबा के छोड़ेंगे तो ये उछलेगा क्या, आप कहेंगे नहीं, सोच के देखो, हमने इसको थोड़ा सा दबाया, नहीं उछलेगा, ऐसा चम करेगा, ऐसा चम करेगा। अब आप सोचो कि मैं इसको दबा दूं, स्प्रिंग को बहुत दबाऊं 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 दबाऊं, एकदम इसके ऊपर बैठ जाऊं, पूरा बहुत ज्यादा ताकत लगा के दबा दूं, और दबाने के बाद उसको छोड़ दूं अलग से, तो ये ब्लॉक अपने आप ऊपर फैलेगा, मतलब ऊपर फैलेगा नहीं, अपने आप ऊपर उछलेगा, अपने आप ऊपर उछलेगा। ठीक है। तो आपको बताना है कि न्यूनतम, बहुत ज्यादा दबा देंगे, पता चला कि ऊपर उछल गया, फिर अपन कैच कर रहे हैं इसको। ठीक है। अपन को क्या करना है कि हम इसको न्यूनतम कितना दबाए ताकि उछल जाए, ताकि उछल जाए। अच्छा, समझ गए ना कि उछलेगा तो सही है, उछलेगा सही, जितना ज्यादा दबाएंगे उतना तेजी से उछलेगा। ठीक है। लेकिन हमें इसको क्या करना है, जस्ट उछलवाना है, ऊपर नहीं भेजना है बहुत दूर। ठीक है, समझ में आ रही, फील आ रही, फील। अब अपन समझते हैं इसकी फिजिक्स, कि इसमें हो क्यों रहा है ऐसा। तो देखो, ये अभी यहां पर है माध्यावस्था में, स्प्रिंग का है माध्यावस्था में। अब हमने स्प्रिंग को दबाते गए दबाते गए दबाते गए दबाते गए दबाते गए, यहां दबा दिया। अब यहां पर रखी है प्लेट, और प्लेट में पोहे नहीं है भाई, प्लेट में पोहे नहीं है, प्लेट में रखा है ये ब्लॉक, ब्लॉक, बरोबर, ये ब्लॉक रखा है। अब हमने इसको दबाया दबाया दबाया, मान लीजिए कितनी दूरी दबा दिया है, ए दूरी दबा दिया है, ए दूरी दबा दिया है, या चलो ए को मारो गोली, हमने कहा हमने इसको एक्स दूरी दबा दिया, कितना दबा दिया, एक्स दूरी, है ना, न्यूनतम आयाम पूछा है, तो हम एक्स ही कह देते हैं, ये यहां तक दबा के छोड़ दिया, तो वास्तव में एक्स ही क्या हो गया, आयाम हो गया, एक्स क्या हो गया बेटा, आयाम हो गया।
हमने इसको इतना दबा के छोड़ दिया। अब जब हमने इसको इतना दबाया होगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, इस पर बल लगाएगी। देखो हम स्प्रिंग को अगर धक्का देते हैं तो स्प्रिंग हमारे ऊपर बल लगाएगी क्या, नहीं लगाएगी। हम इसको दबाएंगे 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 तो स्प्रिंग हमारे हाथ पर बल लगाएगी क्या, नहीं लगाएगी। सोच के देखो, बिल्कुल लगाएगी। कभी स्प्रिंग ऐसे रखी हो कि स्प्रिंग है और हम इसको इधर से दबाएं, हम इसको इधर से दबाएं, तो स्प्रिंग भी बेटा हमारे हाथ पे, जब हम इसको दबाएंगे तो स्प्रिंग हमारे हाथ पे इधर धक्का देगी। तो यहां पर भी स्प्रिंग इसको इधर धक्का दे रही होगी, और F बराबर कितने बल से, K इंटू एक्स से। स्प्रिंग का बल कितना होता है, K इंटू एक्स होता है। अब x का मान जितना ज्यादा होगा ये ऊपर की तरफ उतना ही बल लगाएगी। नीचे कौन सा बल होगा, नीचे mg भार होगा। नीचे क्या होगा बेटा, भार। तो देखो नीचे की तरफ भार कौन लगा रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी। और ऊपर की तरफ बल कौन लगा रहा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग। अब हमें क्या करना है कि इसको जस्ट उछलवाना है, जस्ट उछलवाना है। तो हम कहें जस्ट उछलने के लिए जो स्प्रिंग का बल है वो बराबर हो जाए mg के, जस्ट उछलने के लिए। तो क्या कहेंगे कि जो फोर्स है किसका, स्प्रिंग का, वो बराबर हो जाए मित्रों mg के। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना, kx, ये बराबर होगा कितना, mg के। तो x का मान हमको निकालना, x ही बेटा आयाम है, m तो हर मान कितना है, क्यों m 2 किलोग्राम, k का मान 200, g का मान 10। तो m का मान कितना है 2 किलोग्राम, g का मान कितना है 10 बटे k, k कितना है 200, k कितना है 200। तो ये आ गया 1/10 मीटर। 1/10 मीटर, मीटर में आता है ना, तो उसको हम सेंटीमीटर में लिख ले, इसको लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। इसको क्या कह सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर बरखुरदार। आंसर मिल गया ना मिल ही गया, यही होना ही चाहिए। मैं फिर से सॉरी बच्चा, आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ खास खास के। अगला सवाल, बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। एक कण सरल आवर्त गति से हिल रहा है, इसके ताक्षणिक वेग और त्वरण के मध्य कलांतर π/2, π/2। याद आ गया होगा, मैं तीसरी बार बता रहा हूं। ताक्षणिक वेग और त्वरण के मध्य कलांतर, हमने कहा यो से विस्थापन, यो से वेग, यो से त्वरण। यो से का मतलब ये है, तो इनके मध्य कितना होता है π/2, इनके मध्य कितना हो गए है π/2, इनके मध्य कितना होता है पाई। रट गया होगा अब तो, रटना नहीं तो ठीक है, याद रखना है जो भी है। अपन आगे बढ़ेगा, अपन क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। देखो एक कण सरल आवर्त गति में है, इसकी गतिज ऊर्जा इतनी है, तो इसकी स्थितिज और संपूर्ण ऊर्जा के क्रमानुसार अधिकतम मान होंगे। संपूर्ण ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा की अधिकतम मान, अधिकतम मान। तो देखो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना है, के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और अब ध्यान देना, ध्यान देना, अगर इसमें से हम इसका काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान निकालना चाहे तो आप बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि इसमें ये काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान। क्या आप इसको देख के बता सकते हो, बता सकते हो? नहीं बताए ना तो पाप लगेगा, पाप, फिर तुमको नहाना पड़ेगा, वो भी छोटी गंगा में नहला देंगे तुमको। हाँ समझ रहे हो, हाँ हम भी नहाए, मैं भी नहाया हूँ छोटी गंगा में। एक बार साइकिल सीख रहा था, साइकिल चलाना, तो साइकिल लेके छोटी गंगा में चला गया। हाँ नाले को, नाले को छोटी गंगा कहते हैं हमारे यहाँ। इधर ध्यान दो, लौट आओ बेटा, लौट आओ। चलिए अब इसका अधिकतम मान बताओ। तो आप कहेंगे सर जी देखो, जो कॉस है या साइन है, इनका अधिकतम मान होता है 1। कॉस या साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो हमें गतिज ऊर्जा इसका अधिकतम मान निकालना है, तो इसका अधिकतम मान कितना होता है, 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो इस गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होगा, के नॉट होगा। गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कितना होगा, के नॉट। और हम ये भी जानते हैं, सुनो सुनो विनोद ध्यान से, कि SHM में, SHM में हम ये भी जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान बराबर, गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान बराबर ई टोटल, ई टोटल। टोटल का मतलब जानते हो ना, यस। तो अपन को अब तो सब कुछ पता चल गया। अपन को के एक्स का अधिकतम मान कितना है, के नॉट है। ओ भाई, तो ई टोटल भी के नॉट हो गया, और पी मैक्स भी कितना हो गया,
के नॉट हो गया। मतलब आई एम सो सॉरी मित्रों, ऐसा। तो सभी पूरा इलाका ही के नॉट हो गया, पूरा इलाका ही क्या हो गया मित्रों, के नॉट हो गया, ऐसा। ओ हो, अगला सवाल साथ दोगे मेरा? हाँ सर देंगे। एक कण ए आयाम के साथ सलावर्त दोलन करता है, इसका दोलन काल टी है। दोलन काल कितना है? टी है। इस कण का अपनी साम्यावस्था से आयाम की आधी दूरी चलने में लगा न्यूनतम समय क्या होगा? ओ भाई कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। मान लीजिए इस रेखा पर सरल आवर्त गति हो रही है, ये माध्य अवस्था है। कण कहाँ है? माध्य अवस्था पर ही है। कण कहाँ है? माध्य अवस्था पर है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज ईपी। ईपी का मतलब इंटरटेनमेंट पैराडाइज नहीं, ईपी का मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, चरम अवस्था। अब कण चलते 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 ये कह रहे हैं, सवाल वाले कह रहे हैं कि जब कण अपने कहां पर पहुंचेगा? आयाम का आधा। देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? आयाम होगी। ये कहां पर पहुंचाना है कण को? एक्स दूरी, और एक्स बेसिकली कितना है? आयाम का आधा। तो इसको न्यूनतम कितना समय लगेगा? न्यूनतम कितना समय लगेगा? न्यूनतम इसलिए कह रहे हैं ना कि देखो कण एसएचएम कर रहे हैं तो कण इधर जाएगा, इधर गया 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 तो आधा आयाम की आधी दूरी पर आया। सुनो सुनो, इधर गया 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 तो आयाम की आधी दूरी पर आया, फिर कण आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, फिर लौट के फिर से आयाम की आधी दूरी पर आएगा, फिर कण इधर जाएगा, कण इधर जाएगा, फिर से आयाम की आधी दूरी पर आएगा, इस साइड भी आएगा उस साइड भी आएगा। समझ रहे हो? तो कण सबसे पहले आयाम की आधी दूरी पर कब पहुंचा? तो हमने कहा यहां से चला है एक घोड़ा लेके, तबड़क 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 यहां पहुंच गया। समीकरण लिखे? समीकरण लिखे? तो देखो बाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है माध्य अवस्था से समीकरण एसएचएम का। बाई कह लो या एक्स कह लो, इधर एक्स लिखा है तो एक्स लिख लो बेटा। तो x का मान कितना है? आयाम का आधा, a/2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। काटा कूटा मचाओ तो a से a गया, ये 1/2, 1/2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब बताओ 1/2 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे सर जी ये होता है साइन 30 का मान। साइन 30 को कहते हैं π/6। साइन 30 को क्या कहते हैं? π/6। सो साइन ओमेगा टी। तो साइन साइन को कंपेयर कर लो बेटा, कंपेयर कर लो। इधर क्या बचा? ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना हो गया? π/6 हो गया। अब ओमेगा के पदों में नहीं खेल रहे हैं ये पापी, टी के पदों में खेल रहे हैं। तो क्या हमें टी के पदों में खेलना नहीं आता है? अरे टी के पदों में हमें खेलना क्या, गर्दा उड़ाना आता है। क्या उड़ाना आता है? गर्दा। तो हो कुछ तो लोग कहेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए, ए इधर गया, ए इधर गया, तो टी का मान कितना हो गया? टी का मान आ गया, अरे भाई भाई स्मॉल टी का मान आ गया कैपिटल टी बाय 12। कैपिटल टी बाय 12, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, देख लेना, थोड़ी मोड़ी सी कैलकुलेशन है। बरोबर की ना मैंने? सही की होगी यार। हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा? आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से, कम ऑन कम ऑन। द्रव्यमान m अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a का एक आयताकार ब्लॉक रो घनत्व के एक द्रव में तैर रहा है। यदि इस ब्लॉक का अपनी साम्यावस्था में एक छोटा ऊर्ध्वाधर स्थान विचलन दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा विचलित कर दिया जाए, थोड़ा सा विस्थापन दिया जाए, तो यह आवर्तकाल टी से दोलन प्रारंभ कर देता है। अब देखो जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी इसकी, ठीक है, जब भी आपने कभी भी जीवन में इसकी थ्योरी पढ़ी होगी, तो यह कैसे बाल्टी बाल्टी में भरा पानी, बाल्टी में क्या भरा? पानी। अब लेके आओ एक प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल या ब्लॉक, कोई भी, मतलब एक ब्लॉक लेके आ जाओ। मान लीजिए प्लास्टिक का एक घनाकार ब्लॉक है ना, वो अपन ने ऊपर रख दिया। तो बाल्टी की सतह, बाल्टी की सतह पर नहीं, बाल्टी में भरा है पानी, बाल्टी में भरा है पानी, पानी की सतह पर वो ब्लॉक क्या करेगा? रखा रहेगा, तैरेगा, तैरेगा। ब्लॉक क्या कर रहा है? तैर रहा है। अब अपन ने इसको टुप करके टपली मार दी, मतलब थोड़ा सा विस्थापित कर दिया ऐसा। ये अपना बाल्टी
बाल्टी में भरा है ठंडा ठंडा पानी, बाल्टी में भरा है ठंडा ठंडा पानी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक ब्लॉक ला के रख दिया, तो ब्लॉक इस पर तैरेगा, मतलब कुछ भाग पानी के अंदर होगा, कुछ भाग ऊपर होगा। अब हमने क्या कर दिया, इस पर टपली मार दी, ऐसे टप करके थोड़ा सा इसको नीचे की ओर विस्थापित कर दिया, तो अभी दोलन करेगा। क्या करेगा, दोलन करेगा। और आपने जब भी एचएचएम पढ़ा होगा, सरल आवर्त गति पढ़ी होगी, ठीक है, अपन ने भी पढ़ी है, तो इस केस का आवर्तकाल जरूर पढ़ा होगा, 2 पाई अंडर द रूट m अपॉन रो ए जी, m अपॉन रो ए जी, जहां a, ध्यान देना, a आयाम नहीं है, a क्या है, क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, a अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखा, a क्या है, क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और रो क्या है, घनत्व, घनत्व। m आप जानते हो, घनत्व किसका, द्रव का, m आप जानते हैं ब्लॉक का द्रव्यमान है, और g भी आप जानते हैं। तो अब देखो यहां पर अपन लिखे हैं जो t है, t, m की तो कोई चर्चा नहीं है, अच्छा m की चर्चा है, तो t समानुपाती किसके है, रूट m के, t समानुपाती किसके है, 1/√a के, और t समानुपाती किसके है, 1/√ρ के। अब ढूंढ लो, ये दिख गया, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम भी गलत हो। याद रखना बच्चों, ये रिजल्ट है ना, तो आपका टाइम बचेगा। जैसे अपन स्प्रिंग सिस्टम के लिए याद रखते हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m/k, इसलिए सिस्टम के लिए भी याद रख लो कि T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट m/k की जगह वास्तव में आ जाता है रो ए जी, ठीक है, ऐसा। चलिए 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 चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल, लेट हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी सलटाना है। सरल आवर्त गति से गतिमान एक कण का आयाम इतना है, अधिकतम चाल इतनी है, तो दोलनों की आवृत्ति कितनी हो जाएगी। देखो बेटा, चाल इज इक्वल टू अपन लिखते हैं ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस, आयाम इतना है। अच्छा, अधिकतम चाल की बात की है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, अधिकतम चाल तो अपन सीधे ही लिख लेते हैं, वी मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा होता है। अधिकतम चाल तुम कितना हो, 3.14, नहीं 31.4 है। ए तुम्हारा मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ओमेगा तुहार मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, फिर हम आवृत्ति निकाल लेंगे, एफ निकालना है अपन को। तो देखो बेटा, मैं इसको ऐसे लिख लूं, 10 पाई, 10 पाई देखो यही आ जाएगा, 10 पाई करो यही आ जाएगा, 3.14 होता है पाई, 10 से गुणा कर दो तो 31 हो जाएगा। इसको अपन 10 पाई लिख सकते हैं ना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन एडजस्टमेंट है। इधर से 2 पाई ओमेगा की जगह अपन क्या लिखेंगे मित्रों, एफ लिखेंगे। हम अब काटा कूटा मचाएंगे, तो हो ए कितना हो गया, 5, 5 से 5, एफ बराबर 1/100, 1/100 नहीं, 1/10⁻⁻², तो एफ बराबर का पूछ लिए है, आइला, आइला, हा। अच्छा अच्छा, देखो जादू जादू जादू, बेटा ये सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, मैंने कहा था ना, हाँ, ट्रिपल सी रूल। कभी भी अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सही करना है तो ट्रिपल सी रूल का ध्यान देना। क्या क्या होता है ट्रिपल सी रूल, अपन कहते हैं कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट, यूनिट का कन्वर्जन और कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, कन्वर्जन, कैलकुलेशन। और अगर इस सवाल में अभी ऑप्शन में 100 दिया हुआ होता ना, तो 100 टिक करके अपन आगे बढ़ गए होते, नंबर मिलता सीधा -1। तो देखो कॉन्सेप्ट में तो मतलब अब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तब तो फिर पापी है, तब तो फिर पापी, कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। क्या गड़बड़ कर दिए भाई, देखो अपन ने ये वाला सेंटीमीटर तो देख लिया, ये 3.14 सेंटीमीटर नहीं देखा, मीटर में ही लिख दिया, समझ रहे हो विनोद। तो ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको बदलो, इसको बदलो, 3.14 सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर पर सेकंड बदलो, 10⁻⁻² करो, इधर भी 10⁻⁻² आएगा। अब मचेगा, अब मचेगा काटा कूटा, इससे ये भी उड़ जाएगा, और अंततः हमारे पास क्या बचेगा, f बराबर 1, f बराबर 1। तो यूनिट के कन्वर्जन पे ध्यान देना है। तीसरा चीज तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो काटा कूटा करते हैं ना अपन, इससे एक काट दिया, वो से वो उड़ गया, दिस इज कैलकुलेशन।
तो मुझे आशा है अब तो सब बरोबर होगा। अगला सवाल, किसी कण की अचर चाल से वृत्तीय चाल क्या होगी? किसी कण की अचर चाल से वृत्तीय चाल, बेटा जो वृत्तीय चाल है ना, ये आवर्ती गति होती है। क्या होती? आवर्ती गति, ध्यान देना। और वृत्तीय चाल का, वृत्तीय चाल का वृत्त के किसी व्यास पर, व्यास पर प्रक्षेप, प्रक्षेप एस एच एम होता है। क्या होता है मित्रों? एस एच एम होता है। समझ गए, है ना? तो वृत्तीय गति का मतलब जैसे हम कहें आ, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, एक तरीके से वृत्तीय गति मान लो, वृत्तीय गति जैसा मान लो। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो बताओ चंद्रमा की जो गति होती है वो कैसी होती है? एसएचएम होती है क्या? दोलनीय होती क्या? नहीं। कौन सी होती है? आवर्ती गति होती है, पीरियोडिक मोशन। तो ना आवर्ती, ना आवर्ती हो सकती है परंतु सरल आवर्त नहीं हो सकती, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एसएचएम के लिए बेटा पथ सरल रेखा होना जरूरी है। पथ क्या होना चाहिए? सरल रेखा। गति टू एंड फ्रो होना चाहिए, मतलब किसी बिंदु के इर्द गिर्द, जैसे माध्यावस्था के इर्द गिर्द, इधर उधर इधर उधर। ठीक है, ठीक है, लेकिन वृत्तीय गति में इधर उधर गति नहीं होती, वो तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। तो सभी ऑप्शन गलत होंगे। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, K1 K2 कमाने वाली दो स्प्रिंग श्रृंखला श्रेणी क्रम में जोड़, अरे भाई, तो देखो दो किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। श्रृंखला का मतलब होता है मित्रों श्रेणी क्रम। इसको श्रेणी क्रम में लगाया गया, अरे भाई, श्रेणी क्रम में लगाया गया है। और अगर इस श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? ये हो जाता है, याद रखना, स्प्रिंग कैपेसिटर के जैसे ऐड होती हैं, जैसे संधारित्र जुड़ते हैं। श्रेणी में ये होता है, समांतर में ये वाला होता है, ये समांतर में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, जिस कण की चाल सरलावर्त गति की होगी उसके वेग भी और त्वरण यह है संबंधी निम्न कथनों में से यथार्थ माना जाएगा, यथार्थ माना जाएगा। तो भी का मान कुछ भी हो, ए का मान शून्य होगा। अरे किसी कण की सरल आवर्त गति हो रही है, देखो बेटा सरल आवर्त गति में अपन जानते हैं तीन मुख्य स्थितियां होती हैं। इसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी क्या होती है? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। और अपन सब अच्छे से जानते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर चाल शून्य, यहाँ पर चाल शून्य होती है। मीन पोजीशन पर चाल मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्वरण की, त्वरण की। तो यहाँ पर त्वरण मैक्सिमम होता है और यहाँ पर त्वरण 0 होता है, और यहाँ पर भी त्वरण बेटा कैसा होगा? मैक्सिमम होता है, अपन सब जानते हैं। ऑप्शन पढ़ लो, भी का मान कुछ भी हो, ए शून्य होगा। हर हप, कितना गलत लिख रहे हैं, कितना गलत लिख रहे हैं यार। जब भी शून्य होगा तो ए भी शून्य होगा ना। जब भी शून्य इधर है, इधर जब भी शून्य है तब ये मैक्सिमम है। जब भी अधिकतम है तो यस, जब भी अधिकतम है, भी अधिकतम मीन पोजीशन पर है बेटा, तब ए शून्य है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। भी अधिकतम है तो ए भी अधिकतम होगा। भग यहां से, चलिए। हम्म, अपन क्या करेगा भाई? अपन आगे बढ़ेगा। चलो अब एक दो मैं होमवर्क भी दे दूं क्या? एक स्प्रिंग से लटकाए गए एक द्रव्यमान का आवर्तकाल टी है। यदि स्प्रिंग को चार समान भागों में बांटा जाए, चार समान भागों में बांट जाए, तो उसी द्रव्यमान के एक भाग से लटकाया जाए। तो देखो ध्यान देना, ध्यान देना, स्प्रिंग का जो के होता है, किसका? के कटे हुए भाग का, कटे हुए भाग का। तो अपन कहते हैं बेसिकली, बेसिकली व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? स्प्रिंग की लंबाई के, कटे हुए भाग की लंबाई, कटे हुए या भाग की लंबाई।
अब 4 भागों में काटा है अपन ने, कितने भागों में, 4 भागों में काटा है, के भागों में, तो जो हम कहें कटे हुए भाग का या नया वो होगा, तो वो समानुपाती होगा किसके, किसके, 1/, तो जो लंबाई है कटे हुए भाग की वो कितनी हो जाएगी, L/4, क्योंकि 4 बराबर बराबर भागों में बांटा है। मान लीजिए पहली लंबाई स्प्रिंग कितनी है, L, पहली लंबाई कितनी है, L, अब उसको 4 बराबर बराबर भागों में काट दिया, तो एक भाग की लंबाई कितनी होगी, L/4 होगी। तो जो के न्यू हो, ठीक है, के न्यू, तो वो 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना, मतलब 4K हो जाएगा। अगर पहले का के हम के बोल दें तो बाद में कितना हो गया, 4K हो गया। के कब अपन ने लिया, काटे जाने से पहले, काटे जाने से पहले। तो देखो आवर्तकाल इज इक्वल टू अपन क्या जानते हैं, 2π√m/k, m/k, ठीक है। तो ये तो काटे जाने के पहले का आवर्तकाल है, काटे जाने का पहले। तो काटे जाने के बाद नया आवर्तकाल आप लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2π√m/k की जगह क्या लिख दोगे, के न्यू, दैट इज 4K, दैट इज 4K। तो टी न्यू कितना हो गया भाई, तो टी न्यू हो गया 2π√m/k। अब देखो ध्यान देना, m/k और 4 हमने बाहर ले लिया, तो ये 1/2 बन के आएगा, 4 क्या बन के आएगा बाहर, 1/2 बन के आएगा। हाँ, अब देख लो ये क्या लिखा है, टी पुराना वाला, दिस इज टी, तो टी नया वाला, टी न्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, t/2, दिस इज टी, दिस इज टी, डन। यस, आसान है। कैसा सवाल है, आसान है। हम्म। चलिए चलिए चलिए, अब तो कुछ होमवर्क में तो क्या देना है, इसका और कोई सवाल है क्या, चलो 1-2 होमवर्क दे दूं मैं, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा होमवर्क दे रहा हूं तो आंसर भी बेटा इधर खोपचे में लिखा हुआ होगा, आंसर, आंसर उधर खोपचे में छिपा रहता है ना आंसर। तो मैं होमवर्क दे रहा हूं तो आप देखना, वैसे तो आपको दिख ही गया होगा होमवर्क क्या है भाई, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जब x बराबर 0 होता है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा वैसे क्या होती है, P = ½ kx² होती है, ½ kx² होती है, ठीक है। तो ये यही वाला ग्राफ आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये अपने आज के क्वेश्चन थे। अब तो बेटा कुछ नहीं, बहुत ऐसे नन्हे मुन्नी सी कुछ एक सवाल और है, तो चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ। चलो 2 है ये होमवर्क नंबर 1, आंसर लिखे होंगे उधर, आंसर लिखे होंगे। ये होमवर्क नंबर बेटा 2 है, बताना नहीं आए तो पूछना, हम समझाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है, आप पूछ लेना, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या होती है, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको पकड़ के चलना, ठीक है, जिससे आपकी कहानियां रिवाइज हो जाएं। आपने एसएचएम पढ़ा है, कुछ टाइम होगा, कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, तो अपन जो पीवाईक्यू करते हैं, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी बना ली और उसको पढ़े जा रहे हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसा करते हैं भाई कि कहाँ मेरे पास कोई किताब है क्या, कि फिजिक्स ऐसे पढ़ते हैं, फिजिक्स ऐसे कि वो नोट्स बना लिए, फिर घूम रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं, छत पे टहल रहे हैं, ध्यान है पड़ोस वाली छत पे, पड़ोस वाली छत पे ध्यान है, ठीक है, बरोबर। कुछ टाइम के लिए पड़ोस वाली छत के लोग अगर नीचे चले गए, छत से घर चले गए, हाँ, तो पढ़ने लगते हैं, फिर ऐसे घूमते घूमते फिर रटेंगे 2π√2π। बेटा ऐसे नहीं पढ़ी जाती फिजिक्स, है ना, ऐसे बिल्कुल फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती। फिजिक्स का अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो आप एक बार थ्योरी वाले रजिस्टर को देख लें, सिर्फ देख लें, और उसके बाद पेन पेपर उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन सॉल्व करना ही असली रिवीजन होता है, समझ रहे हो। तो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ भी नहीं होता है। अल्टीमेटली आपको एग्जाम में भी क्या करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। थ्योरी तो 50 बार रिवाइज कर लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा।
लेकिन अगर आपने एक टॉपिक रिवाइज किया, उससे संबंधित आपने 25-30 प्रश्न कर लिए हैं, तो फिर आपको वो टॉपिक फिर रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो चलिए आज की कहानी अपन यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।